बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सबसे पहले आपको हज की बहुत बहुत मुबारकबाद और जिलहज के इन पूरे 10 दिनों की ही मुबारकबाद। एक्सप्रेसो का नया सिलसिला है, नई एपिसोड है और मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपकी ईद की तैयारियां मुकम्मल हो गई होंगी। जिन्होंने मवेशी खरीदने थे उन्होंने खरीद लिए होंगे, क्योंकि घरों में अमूमन इस दिन तक तो मवेशी आ जाते हैं जो भी जानवर कुर्बान करना होते हैं। तो ईद की तैयारियां जी, ये इस ईद पे इमरान स्पेशली सिर्फ मवेशियों की तैयारी होती है। आम रूटीन में मुझे लगता है उस तरह से कपड़े वपड़े बनाए जाते हैं, लेकिन उतना ज्यादा फोकस हमारा नहीं होता। नहीं किया हाँ, जितना छोटी ईद पे होता है। लेकिन चूंकि अब ये ईद उल अज़हा है, इसमें कुर्बानी के जानवरों के हवाले से तैयारी होती है, तो उम्मीद है कि सबके घरों में आ चुके होंगे। सबके बच्चे जो हैं इन कामों में बिजी बहुत होंगे, मसरूफ होंगे। हाँ। और दो किस्म के मेहमान बड़ी ईद के ऊपर आते हैं। एक मेहमान ईद से पहले, यानी कि आपके कुर्बानी के जानवर की सूरत में, वो मेहमान आपके घर में है, उसकी खिदमतें भरपूर तरीके से चाहिए। ये सुन्नत तरीका भी है, ये शरीयत के अंदर भी है कि आप मेहमान की खिदमत करें, चूंकि उसने अल्लाह की राह में कुर्बान होना है। उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, वो भी बहुत जरूरी है। और उसके साथ वो मेहमान जिन्होंने आपके घर में आना है ईद के बाद, तो ये दमा चौकड़ी मचनी है भाई। ईद के दूसरे दिन, चूंकि ईद वाले दिन तो उमूमी तौर पे गोश्त काटा जाता है, जानवर किए जाते हैं, सफाई की जाती है, थोड़ा कुछ फ्रीजर में भरा जाता है, कुछ तकसीम किया जाता है, तो वो तो पूरा दिन ऐसे ही कट जाता है यूजुअली। लेकिन फिर आने जाने का सिलसिला शुरू होता है और वो भी एक बड़ी लंबी प्रैक्टिस है। और इस दफा 2 छुट्टियां नहीं है, इस दफा वी नो के संडे तक छुट्टियां हैं, तो काफी लंबा चलेगा ये। लेकिन कुर्बानी के हवाले से बात की, फर्स्ट डे तो होती है, सेकंड डे भी बहुत सारे घरों में होती है और उस दिन बारबेक्यूज और ये वाला रुझान भी बहुत ज्यादा होता है। तो इस ईद पे तो वैसे ही एक खाने की ईद है, तो गोश्त और बारबेक्यू जरूरी है, बहुत जरूरी है। डिफरेंट रेसिपीज भी जरूरी है। कल जी खुतबा हज अदा किया गया और हमने कल भी इस बारे में बात की थी। हज का रुकन आज़म कल अदा किया गया और खुतबा हज में एक बार फिर इत्तेहाद व यगानगत की बात की गई, मुसलमानों के एक होने की बात की गई और इमाम ने इस मौके पर तमाम मुसलमानों को इत्तफाक व इत्तेहाद का दर्स भी दिया। और यही खुतबा हज की रूह है हर दफ़ा जब हम सुनते हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम के अंदर कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा हज दिया, एक ह्यूमैनिटी का चार्टर है पूरी इंसानियत के लिए, जिसके अंदर रहती दुनिया तक मुख्तलिफ जो तकसीमें हैं उनको बराबर कर दिया गया और बयान कर दिया गया कि किसी को किसी पे फजीलत नहीं माँ सिवाय उसके जो तकवा में ऊपर है। तो अगर आपके अमाल अच्छे हैं, आप तकवा में बेहतरीन है, आपका फेत अच्छा है, आप तौहीद का बेहतरीन अंदाज में उसके कायल है और प्रचार करते हैं, तो आप एक बेहतरीन इंसान हैं। तो आप सबको एक बार फिर हज की बहुत मुबारकबाद। जिन जिन लोगों ने हज किया, अल्लाह करे उनका हज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात के सामने कबूल फरमाए अपनी बारगाह में, और हमें भी तौफीक दें कि हम भी अगले साल जाएं और हमें भी बुलावा आए, हम भी जाएं और इस जो कहले फर्ज की अदायगी करें। लेकिन जिन लोगों ने हज किया है उनको बहुत बहुत हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद। आगे बढ़ते हैं जी, चूंकि हज के हवाले से हमने बात की और ईद उल अज़हा की भी हम बात कर रहे हैं कि कल ईद मनाई जाएगी, तो मवेशी मंडियों में क्या सूरत हाल है। तो आज हमने सोचा बड़ी खबर में कोई सियासत, कोई इकोनॉमी कुछ नहीं होगा, आज सिर्फ मवेशी मंडियों का हाल बताएंगे। आज की बड़ी खबर में जी, तो बात करते हैं हम कुछ खराब गले के साथ जानवरों के बारे में। उसकी वजह यह है कि जब कीमतें इतनी ज्यादा हो ना तो गला खराब हो ही जाता है। और इस वक्त भाई कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं। कल वैसे हमें जो हमने इंटरेक्शन किया था, हमें पता लगा था कि जो क्वेटा की मंडी है वो कंपैरेटिवली सस्ती मंडी है। ये हमारा अपना एनालिसिस था। लेकिन आज हमने कहा कि हम और डिफरेंट स्टेशन पे जाते हैं। पिंडी की तो हमने बात ही नहीं की, पिंडी की भी बात करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग हैं भाई जो खूबसूरत जानवर खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनकी खौफसूरत कीमतें जो है ना वो उनको खरीदने नहीं दे रही हैं। खरीदार कहने को कम है, मवेशी ज्यादा हैं और रही सही कसर जो है वो अर्बला बारिश ने पूरी की है। और कल चूंकि हमने साउथ पंजाब की भी बात की थी, तो वहां पे जो सैलाब आए थे उसकी वजह से इस दफा बाकायदा तौर पे हमें कल हामिद ने बताया था कि जो हजारों में जानवर आते थे वो सैकड़ों में रह गए और उनकी सेहत भी वैसी नहीं है जानवर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज मवेशी मंडियों की सूरत हाल पे बात करते हैं कि ईद से एक दिन पहले क्या सूरत हाल है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। पेशावर से हमारे साथ एहतशाम खान होंगे और कराची से हमारे साथ आमिर फारूक होंगे और इस्लामाबाद से हमारे साथ इमरान असगर मौजूद होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपको पता है पिंडी और इस्लामाबाद के रेट फर्क है? इमरान साहब से पूछिए। अच्छा, वो पिंडी में कि इस्लामाबाद में? अच्छा, इमरान साहब से फिर आगाज कर लेते हैं। बिल्कुल सर, जरा आप बताएं कि आप पिंडी में हैं, इस्लामाबाद में हैं और इमरान के मुताबिक रेट्स में फर्क होता है, तो यहाँ पे क्या सूरत हाल है मवेशी मंडियों की? मैं ना पिंडी में हूँ ना इस्लामाबाद में, जुड़वा शहरों की सबसे बड़ी मंडी, यानी कि कैपिटल के साथ भी है
और रावलपिंडी के साथ भी तकरीबन 200 एकड़ के ऊपर एक बड़ी मंडी जो है वो बनाएगी। और अगर रेट्स की बात करें, कंपैरेटिवली आपको पता है माशी तौर पे रानी या इस्लामाबाद के शहरी वेल सेटल्ड हैं, आमदन अच्छी होती है लोगों की। इसी सूरत हाल को देखते हुए मंडी के रेट्स खासे ज्यादा हैं। अगर 4 मन के बैल अगर आपने खरीदना है और खूबसूरत भी नजर आए और उसमें गोश्त भी नजर आए, तो याद रखें 2 से 2.5 लाख रुपए आपकी जेब में होना जरूरी है। इसी तरह जो लोग बकरे के शौकीन हैं, छोटा गोश्त खाना चाहते हैं ईद के ऊपर और छोटा जानवर लेना चाहते हैं, तो उनकी जेब में 1 से 1.5 लाख होना जरूरी है। तकरीबन 35 से 40 किलो ग्राम का बकरा उनको मिल सकेगा। क्योंकि ईद को चंद घंटे बाकी हैं, जो भाव ताव है बड़ा तेज हो चुका है। पूरी तरह से खरीदारों ने जो वो हजूम है इस वक्त पूरी इस मंडी में, जबकि व्यापारी को भी पता है कि चंद घंटे बाकी हैं और पूरे साल का मुनाफा जमा करना है, तो ज्यादा से ज्यादा कमाई का जो है वो कोशिश की जा रही है। अपने बैल नहलाए जा रहे हैं, बकरों को बड़ा साफ किया जा रहा है, जबकि जो खरीदार है उनकी ये कोशिश है कि पैसे कम लगे, अच्छा जानवर मिले। मुकाबला सख्त है, वक्त कम है। इसी सूरत हाल को देखते हुए बड़ी तादाद में खरीदारी चल रही है। लोग जो है वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके अपने जानवर को तैयार करके उनको बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ किस्म के जेवरात पहनाकर सजाकर मार्केट में। ये तो आमिर साहब बड़ा पुराना रुझान है कि जब मंडियों में इसी तरह से अपने जानवरों को सजा के लाया जाता है ताकि उनके अच्छे दाम भी लगे और लोग भी वैसे काफी अट्रैक्ट होते हैं। सो लिहाजा हम कराची की सूरत हाल भी जानते हैं। कराची की मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल है, उसके लिए हमारे साथ आमिर फारूक साहब मौजूद है। आमिर साहब, जिस तरह से अभी हमें ये बता रहे थे इमरान असगर साहब कि यहाँ पे जो जुड़वा शहरों की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ पे सूरत हाल है कि आखिरी दिन में गाहक भी हैं और कीमतें भी उन्होंने बताई। कराची में सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है या ऐसी ही है? देखिए, 2 पहलू हैं। एक तो आप लोग जिस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ बिल्कुल बरक्स है इसकी सिचुएशन। वहां पे बारिशें हो रही है, सिवाय सैलाबी कैफियत है उससे हट के जो मौसम खूबसूरत मौसम है वो बहरहाल पंजाब का इस वक्त है। लेकिन कराची में सिचुएशन ये है कि इस वक्त सूरज खैर बरसा रहा है, बेइंतहा गर्मी है। मैं इस वक्त जिस मंडी में मौजूद हूँ, यहाँ पे जानवर तो खासे हैं लेकिन खरीदार ना होने के बराबर। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ गर्मी है। हालांकि आज आखिरी दिन है खरीदारी, इसके बाद जाहिर है अगर ईद के दिन खरीदेंगे तो बच्चे जो कई दिनों से इंतजार कर रहे थे बड़ी मुश्किलों से बर्दाश्त करते हैं कि वो उन वालिदैन के लिए कि वो जो चांद रात को खरीदने की बात करते हैं, लेकिन बच्चे इस बात के लिए तैयार नहीं होते। बहर एक दिन की ताकीद भी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर हम इस गर्मी को माइनस करते तो यकीनी तौर पर हम दिन में भी और सुबह में भी रश देखते हैं। लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से जो कराची के अमूमन माहौल भी है, और लेकिन सोने पे सुहागा ये हुआ कि आज बेपनाह गर्मी है। इसी वजह से हम देख रहे हैं और व्यापारियों की भी तवक्को यही है, वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, चौकस नहीं है। उनका कहना है कि शाम के वक्त ही यहाँ पर खरीदार आएंगे और उसके बाद ही वो मंडी में तेजी आएगी और पूरी रात पर आज खरीदारी रहेगी क्योंकि आखिरी रोज है। अच्छा, जहां तक यकसानियत की बात है, जो पिंडी जुड़वा शहर की बात कर रहे हैं, वो कीमत एक ही जैसी है। एहतशाम भी है और पेशावर में है। एहतशाम भाई, आई होप कि पेशावर में इतनी गर्मी नहीं है जितनी आमिर साहब क्लेम कर रहे थे कराची में, एंड आई बिलीव इस्लामाबाद में भी है। एक तो मौसम कैसा है, आज आखिरी दिन है माशाल्लाह, कल हम ईद मनाएंगे और खरीदारों के लिए भी तो क्या सूरत हाल है? और दूसरा ये अफगानिस्तान जो जानवर जाते हैं, सुना है कोर्ट ने इस पर भी पाबंदी लगाई है, कोई इम्पैक्ट नजर आया उसका मंडी पे? बहुत शुक्रिया इमरान। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा का इस वक्त मौसम जो है तकरीबन 35 सेंटीग्रेड यहाँ का दर्जा हरारत है और गुज़िश्ता जो हफ्ते बहुत ज़्यादा गर्मी चली थी, उसके बाद मौसम कदरे बेहतर है, हवा चल रही है। लेकिन आपको जो यहाँ पे फील होगा मंडी में, चूँकि जानवर ज़्यादा है, यहाँ पे तपश ज़्यादा होती है, हीट होती है, तो आपको 42 सेंटीग्रेड यहाँ पे फील हो रहा है। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है और पेशावर की जो मवेशी मंडी है, यहाँ का ज़्यादातर इन्हिसार अफगानिस्तान पे होता है। हमारा जो कबायली ज़िले कुर्रम का जो बॉर्डर है और पाक अफगान सरहद जो तोरखम बॉर्डर है, ये मजमूई तौर पर जो छोटे जानवर हैं जिनको जो दुम्बे और बकरे, वो ज़्यादातर अफगानिस्तान से हर साल आते हैं। और जो ही ईद का आखिरी हफ्ता शुरू होता है तो वहाँ से बड़े बड़े कंटेनर हज़ारों की तादाद में वहाँ से दुम्बे और बकरे लाए जाते हैं। लेकिन इस साल अफगान हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई गई थी और पाकिस्तान से भी उनके मामला चल रहे थे। आखिरी दिनों तक अफगान हुकूमत ने यह फैसला नहीं किया और यूं ही हुआ कि अभी तक जो कबायली
कोरम का जो बॉर्डर है, जो तुरखम बॉर्डर है, वो बंद है, जिसकी वजह से पेशावर में दुम्बे और बकरों की जो कीमत है गुज़िश्ता साल की निस्बत 30 से 40 हज़ार रुपए एक दुम्बे की कीमत में इजाफा हुआ है। अगर आप एक नॉर्मल साइज का दुम्बा लेंगे तो उसकी कीमत 50 से 60 हज़ार रुपए है। अगर थोड़ा सा अच्छा आप जानवर खरीदेंगे तो उसकी कीमत 1 लाख से ऊपर है। और बकरा जो है वो आपको 60-70 हज़ार रुपए से कम नॉर्मल बकरा नहीं मिल रहा। लेकिन जो सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग खरीदारी करते हैं वो पंजाब और जो सिंध की निस्बत यहाँ पे बड़े जानवर जो है वो लोग ज्यादा लेते हैं। लोग गाय ज्यादा लेते हैं, यो भैंसों की कुर्बानी यहाँ पे बहुत ज्यादा की जाती है क्योंकि ज्यादातर लोग हिस्से डालते हैं। तो आज जो सूरत हाल है, पहली मरतबा हमने देखा है कि पेशावर की मंडियों में जानवरों की तादाद अब कम हो गई है क्योंकि ईद में चंद घंटे रह गए हैं। लेकिन इस वक्त खरीदार जो है, जिस जगह हम मौजूद है, यहाँ पे आखिरी दिनों में यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं होती थी, लेकिन सुबह से बहुत ज्यादा खरीदार आए हैं। मंडी आप सूरत हाल देखें, गिनती के जानवर रह गए हैं, गिनती के रह गए। ठीक हो गया। एहतशाम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम जरा इंतजामात के हवाले से भी देखते हैं जो व्यापारियों को फैसिलिटेट किया गया है या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो इकदाम किए गए हैं। इमरान असगर, आप जरा हमें बताइएगा इन जुड़वा शहरों के हवाले से जहाँ पे मंडी पे मौजूद है, या इंतजामात कैसे हैं? जी अर्मिला, बिल्कुल रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो खरीदारी है उसको देखते हुए जुड़वा शहरों में 2 दर्जन से जायद जो है वो बड़ी मंडियां लगाएगी। इस वक्त भाटा चौक जिस मंडी में मैं मौजूद हूँ, ये तकरीबन 9 करोड़ का ठेका जो है कैंट की तरफ से इस ठेकेदार को दिया गया, अलॉट की गई ये जगह। इसके अलावा जिले इंतजामिया ने न सिर्फ रावलपिंडी शहर, तहसील कोहटा, मरी, टेक्सला, गुजरहान, कलर सईदा, तमाम इलाकों में बड़ी मंडियां, तकरीबन 12 मंडियां सिर्फ रावलपिंडी में और इसी तरह 12 मंडियां कैपिटल में, बाराकऊ और मुख्तलिफ मकामात पर लगाई गई हैं। और अगर इंतजामात की बात की जाए, बिल्कुल उसी तरह जिसका इंतजामिया के दावे होते हैं, लेकिन जमीनी हकायक बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जिसमें सबसे बड़ी जो किल्लत है वो पानी की है। इस गर्मी में चाहे इंसान हो, जानवर हो, पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तमाम मंडियों में पानी की किल्लत है। व्यापारी को टैंकर खरीदने के लिए मजीद पैसे अदा करने पड़ते हैं। वो बोझ ये खुद नहीं बर्दाश्त करता, बल्कि खरीदार पर डाल दिया जाता है। तो अल्टीमेटली जो जानवर हैं उनकी कीमतें ज्यादा हो जाती हैं। सहूलियात के फुकदान को देखते हुए हमने देखा कि जुड़वा शहरियों का बड़ा रुझान रहा ऑनलाइन खरीदारी पर। खासतौर पर बकरे पसंद किए गए, बैल पसंद किए गए ऑनलाइन, ऊंट पसंद किए गए, गो के। इसमें बहुत से लोगों के साथ धोखा होने वाली बात भी है इमरान। ये जानवर ऑनलाइन लेना, एंजॉय किया। यहाँ तो मंडियों में खड़े घरों पे इतबार नहीं रहता बंदे का, उसकी चेकिंग करके लाते हैं। तो बकरे के दांत फिल्टर में लगाए गए, फिल्टर लगा के दांत लगाए गए, दांत तो वही ना, ये तो दिखता है। आमिर, लास्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे। एक तो ये जो 700 एकड़ पे आई बिलीव मंडी है, इसके बारे में शुरू में बड़ी शिकायत आई थी, लोग बड़े लुट रहे थे बेचारे, क्योंकि शहर से दूर है और नॉर्दर्न बाईपास का इलाका वैसे भी कोई खास महफूज नहीं है, तो वो मसाइल हल हो गए। और इंतजामी तौर पे जैसे इमरान साहब ने हमें पिंडी से बताया, एहतशाम ने हमें पेशावर से बताया, इंतजामी तौर पे आप बतौर साफी मुतमईन है जो इंतजामात आपने देखे हैं, क्या बता पाएंगे? देखिए, कुछ ना कुछ शिकायत हर साल ही रहती है और व्यापारियों का जो इमरान अख्तर कह रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे बड़ा जो मसला उनको दरपेश होता है वो पानी होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि अच्छा व्यापारी जो कमाने के लिए आए, इंतजामिया का भी यही मकसद है। तो इंतजामिया भी जरा नए तरीके इख्तियार करती है कमाने के लिए, जिस तरह व्यापारी कर रहा है। तो उनका कहना यह है कि जो चंद चीजें हैं वो हमें इजाफी पैसे देकर हासिल करनी पड़ती है। लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पर सूरत ठीक है। व्यापारियों का अगर माल बिक रहा है तो वो बहुत खुश है, अगर वो इजाफी पैसे भी देने पड़े तो कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मसला यही है कि लोगों की कुव्वत खरीद इस मरतबा बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है और जिसका शिकार सारे लोग हो रहे हैं, व्यापारी भी ज़ाहिर अगर 15। तो आमिर भाई, आपके माइक का हमें कोई फायदा होगा? माए तो वहाँ पे आपके माइक की वजह से हमें कोई डिस्काउंट मिल जाएगा? एक्सप्रेस टीवी को देख के लोग कहेंगे कि मीडिया के लोग हैं। मुझे तो लग रहा था कि आपने पहले से खरीद लिया होगा। नहीं, हम आखिरी लम्हे का इंतजार करेंगे, इसीलिए तो आप लोगों से मालूमात ले रहे हैं कि सूरत हाल क्या है मार्केट की। चले एहतशाम कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐड कीजिए, क्लोज करेंगे। एहतशाम। नहीं, एहतशाम आवाज आ रही है? लाइन ड्रॉप हो गई। हमारे साथ हमारे तीनों नुमाइंदगान मौजूद थे। एहतशाम खान पेशावर से थे, इसके साथ साथ आमिर फारूक कराची से थे और इमरान असगर हमारे साथ जुड़वा शहरों से हमें रिपोर्ट करते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया और आप लोग भी अपने लिए कुर्बानी के जानवर खरीद कर हाँ घर जाएगा और हमारी तरफ से एडवांस में आपको ईद मुबारक। चले जी, मवेशी मंडी की सूरत हाल हमें बता दी है। वैसे तो मोस्टली लोगों ने खरीद लिए होंगे, अगर आपने नहीं खरीदे तो अपडेट हमने आपको दे दी है। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफैरा फैज आज हमारी मुलाकात करवा रही हैं आर्टिस्ट आमना भट्ट से और बता रही हैं उनकी आर्ट गैलरी के बारे में। हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत छुपी होती है और वो अपने फ़न में अपना कोई सानी नहीं रखते। उनका काम ही उनकी पहचान बन जाता है। आज की हमारी गेस्ट कुछ ऐसे ही हैं। आज का हमारा सेगमेंट है आर्ट की कदर करने वाले और आर्ट से मोहब्बत करने वालों के लिए, क्योंकि आज मैं मौजूद आमना भट्ट द आर्ट रूम में। तो आइए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि इस आर्ट रूम में क्या क्या मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आमना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ आर यू? वेलकम। थैंक यू सो मच, यू आर लुकिंग प्रिटी। थैंक यू सो मच। आमना? आप खुद माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। लेट मी गिव यू अ टूर ऑफ माय गैलरी। श्योर श्योर, प्लीज कम। आजकल आपकी एक सीरीज है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत हिट है, उसके बारे में हमें बताएं और अगर कुछ आर्ट पीसेस मौजूद हैं तो वो भी दिखाएं हमें। एक्चुअली मेरा किस्वा सीरीज पार्ट 1 केम इन रमज़ान ठीक है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी जितना बड़ा हमें रिस्पॉन्स है। इट बिकेम अ पॉपुलर हिट अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा लेके आऊँ, उसकी पार्ट 2 लेके आऊँ। और हज इट्स पूरी प्योरिटी है और एक्चुअली आपको पता ही है कि 9 ज़िलहज्जा को ही तो कपड़ा चेंज होता है। बिल्कुल ऐसे तो मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, ही इज़ एक्चुअली अ क्राउन प्रिंस। उनसे मैंने मंगवाया और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा बड़ा सा गिलाफ़े काबा का पीस भेजा। तो चलते हैं जी, देखते हैं। अच्छा आमना, मुझे ये बताएं, ये जो आपकी सीरीज़ है किस्वा सीरीज़, इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या है? ये आइडिया कैसे आया आपके माइंड में कि मैंने इस चीज़ पे काम करना है जो बड़ा डिफरेंट काम है? किस्वा बेसिकली गिलाफ़े काबा है, बिल्कुल ठीक है, और हमेशा से मौजूद है। मैं सिर्फ इसको लेके आई हूँ और मैंने इसको ज़रा कंटेम्प्रेरी आर्ट के अंदर शो किया। हर मुसलमान इसके अंदर सुकून हासिल कर सकता है, तो क्यों ना हम इसको आर्ट के फील्ड में लेके आए। सो दिस इज़ एक्चुअली, आप देखो अगर आपको लाइट में नज़र आ रहा है, ये पूरा कलमा है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पूरा इसके ऊपर लिखा हुआ है। एंड फिर हमने इसके ऊपर कोई ग्लू या कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाई, हमने इसको प्रिजर्व रखा। आपको लगेगा जैसे शीशा लगा हुआ है। एंड आप देखो इसमें नीडल नजर आएगी, विच आई रियली लव, बिकॉज एक्चुअली हमने इसको तिल्ले के साथ और रेशम के साथ, और ये देखो सोने की रियल, दिस इज 24 कैरेट रियल गोल्ड। ये लिखा है दूसरा कलमा विच इज सुभान अल्लाह ही व बिहम्दिही एंड सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और आप देखें कि पीछे भी एक्चुअली पूरा काम हुआ हुआ है, पूरी खताती हुई हुई है, जो कि ये डिजिटल प्रिंट है, बट हमने पीछे पूरी खताती की है। और नीचे हमने एक बड़ा मिक्स्ड मीडिया, जैसे एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म टाइप काम है। और उसके बाद ये गिलाफ़े काबा है, इसको मैंने स्टिच किया रेशम से। और ये जो आप देख रही हैं ना, ये इसके पीछे एक्चुअली लगा हुआ था। ओके। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको चेंज ना करूँ, जैसे मेरे पास पीस आता है उसको वैसे ही लगा दूँ। जबरदस्त। आप आए, मैं आपको गैलरी दिखाती हूँ। आ जाए। अच्छा आमना, पेंटिंग से हट के क्या आप इंटीरियर्स में भी इंटरेस्टेड हैं? इंटीरियर्स नहीं होता, हम फर्नीचर होता है जो हमें लोग देते हैं, जैसे कोलैबोरेट करते हैं हमारे साथ ब्रांड्स और फर्नीचर ब्रांड्स। अच्छा, आप कस्टमाइज करती हैं? कमीशन आर्ट करते हैं, बिल्कुल। जैसे ये है एक हमने ये इसको खुद एक ट्रक आर्ट फॉर्म दिया। ये ट्रंक था, मेरी अपनी शॉल्स का ट्रंक था, सो आई थॉट व्हाई नॉट कस्टमाइज इट। मैं आपको एक्चुअली दिखाती हूँ कि हमने बड़े मजे के आर्ट पीसेस किए हैं। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल एक्चुअली अ मिरर, और ये मैंने अपने लिए किया है। एंड लुक एट द स्टूल्स, माय प्लांट्स, माय टेबल्स, इवन लिटरली जो वॉल है एक म्यूरल टाइप लगती है, बट ये सारा हमने खुद किया है। आमना, मैंने सुना है कि यहाँ पर आपके पास अराउंड 500 आर्ट पीसेस मौजूद हैं, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं किधर। एक्चुअली जब कोई एग्जीबिशन लगती है, जैसे रमज़ान सीरीज़ लगती हैं, या जैसे अब ये हज की ज़िलहज्जा की लग गई किस्वा सीरीज़, फिर हमारी मुहर्रम की लगती हैं, तो हम सीजनल अपनी एग्जीबिशंस की वजह से गैलरी को खाली करते हैं। बट ये सारा हमारा स्टोर रूम है, लाइक अ पैंट्री। मेरे हॉर्सेस बहुत फेमस चाहते हैं, Exactly, और ये मैं आपसे पूछना भी था, ये क्या आपकी इनके साथ कैसा ये कहानी क्या है, ये कनेक्शन? नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई टीम ऑल्सो। पता नहीं लोगों को एक शायद एक साइन ऑफ पावर एंड डिग्निटी लगता है, खूबसूरती लगती है। तो हॉर्सेस एक्चुअली मेरे बहुत ज़्यादा जो हैं वो टॉप सेलिंग होते हैं। आई शो यू माई हॉर्सेस। ये पीछे से दिखाएं, माशाल्लाह कितनी पेंटिंग्स हैं। आपको वो रूमी का खूबसूरत सा स्कल्पचर भी नज़र आ रहा होगा। ये अलमारी, लाइक आई वाज सेइंग, आर्ट फर्नीचर, ये खताती है। और इस पर अगर आप देखें तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना का इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब आप आए, मैं आपको एक्चुअली दिखाती हूँ वेयर द मैजिक हैपन्स, यानी जहाँ हम काम करते हैं। आमना का फेवरेट कलर कौन सा है? एक्चुअली मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, बट इन पेंटिंग
I love to use blue. आर्टिस्ट जो हैं वो यूजली कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसमें कहते हैं ना आमद होती है आपको। I cannot work when I'm very upset. Okay. या I cannot work when I'm very happy. ये मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि जब मैं नमाज पढ़ के बाहर आती हूँ ना तो मैं ऐसे करके स्ट्रोक लगाती हूँ तो मुझे कहते हैं बाजी आपको इल्हाम आया। तो इट्स ट्रू, आर्टिस्ट को अल्लाह की तरफ से इल्हाम आते हैं। एक तो मुझे ये बताएं कि आपका सिग्नेचर स्टाइल बेसिकली है क्या, लोगों को समझाएं, और इस आर्ट पीस के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे स्प्लैशेस नजर आ रहे हैं डिफरेंट कलर्स के। जी बिल्कुल, ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है और लगता है कि दीज आर जस्ट स्प्लैशेस एंड स्ट्रोक्स। इस फॉर्म ऑफ आर्ट को एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है। मैं लोगों के ऊपर फिल्म्स बनाती हूँ, बायोग्राफीज बनाती हूँ, लोगों के ऊपर नॉवेल्स लिखती हूँ थ्रू कैनवस। ये लोगों की लाइफ स्टोरीज हैं। जबरदस्त। अच्छा, ये जो क्लाइंट मेरे पास आई हैं, शी इज़ बेसिकली फ्रॉम कैंसस। कपल मेरे पास आया था, उन्होंने जब थेरेपी की तो उनको अपने हस्बैंड में इतना कंफर्ट नज़र आता था, येलो कलर नज़र आता था। तो मैंने पूछा उनसे और पीछे सारा येलो लगाया। फिर उसके बाद उनके बच्चों के नाम के नीचे मश्क किए और उसके बाद वाइट मैंने स्ट्रेंथ शो की है। ऑरेंज उनको अपने पेरेंट्स का कलर नज़र आता था, हर मदर पास्ट हुए। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऑरेंज जो है वो बार बार खींचता है तकलीफ में। सो मैंने वो बड़ा कम यूज़ किया। तो ये उनकी कहानी है। आमना, क्या ये वो आर्ट पीस है जो आपको डिफाइन करता है? जी, ये एक्चुअली मेरी कहानी है और इसका नाम है अधूरी ख्वाहिश। सो दिस इज व्हाट आई कॉल्ड वन डे एट अ टाइम हस्बी अल्लाह। थैंक यू सो मच आमना। इसी नोट पे नाज़रीन इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज ये रंगों से भरी जो एपिसोड है ये पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तान भर में जैसा कि आपको मालूम है मुसलसल हम बात कर रहे हैं, हमें खुशी भी है और कंसर्न भी है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये मौका होता है, लेकिन इसमें कई मामलात में जिम्मेदारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी जिम्मेदारी लाइशों को ठिकाने लगाने की भी होती है। आम मोहल्लों गलियों में भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो बाकियात हैं उनको संभालें या अथॉरिटीज़ के हवाले करें। दूसरी जानिब यकीनी तौर पर हर साहिब इस्तात पर चूँकि ईद कुर्बा में सुन्नत इब्राहिमी या ये फ़र्ज़ अदा करने में क्या कहना चाहिए कि उस पर लाजिम होता है कि वो ये करे, तो सफाई सुथराई भी सबके लिए ज़रूरी है भाई। और इन्हीं आलाइशों के सबब अरमला अक्सर ये होता है कि लोग खासतौर पे जो एयरपोर्ट्स की सराउंडिंग्स में रहते हैं, हम हर बार इस पे बात करते हैं कि लोग आलाइशें फेंक देते हैं और उस पर फिर बड़े बड़े परिंदे आते हैं और वो जहाज़ों के हादसात का बायस बन सकते हैं। अगर कोई परिंदा खुदा न खास्ता किसी जहाज से टकराए, तो हमने कहा जरा इसी मौजू पे आज बात। बिल्कुल, और कैसे हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकता है। अगर आपने एयरपोर्ट के इर्द गिर्द आप रहते भी हैं तो आलाइशों को प्लीज वहां पर ना फेंकें। इसी हवाले से बात करते हैं जो इश्यूज होते हैं। सैफुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल मैनेजर पब्लिक रिलेशन सिविल एविएशन हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सैफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे जरूर हमें बात करने की जरूरत भी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह के वाकयात होते हैं कि एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जो रहायशी इलाके हैं वहां पे इस तरह से आलाइशों को फेंक दिया जाता है। हम जरूर चाहेंगे कि आप इस हवाले से थोड़ा हमें बताएं कि इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है, किस तरह से ये फ्लाइट ऑपरेशंस को मुतासर कर सकता है। देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया यहाँ के बोलने का। जैसा कि आपने खुद ही कहा कि ईद कुर्बान है और जब कुर्बानी का फरीज़ा सरअंजाम दे दिया जाता है तो अमूमन देखा गया है कि इन दिनों में एयरपोर्ट के ख़ासतौर पर आसपास, बिलुमूम तो तमाम जगह पर, लेकिन ख़ासतौर पर एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों के लिए सफाई इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर ऐसे रास्ते हैं, फनल एरियाज जिन्हें कहते हैं, जहाँ से जहाज़ों का टेक ऑफ और लैंडिंग वगैरह होती है। तो उसमें परिंदे जो हैं लामुहाला, अगर तो जो बाकियात हैं कुर्बानी की वो फैली हुई हैं, तो लामुहाला परिंदे जानवर उसकी तरफ लपकते हैं और इससे एयरपोर्ट के आसपास जो बर्ड एक्टिविटी है कह लें वो ज़्यादा हो जाती है। और उसके ज़्यादा होने का मकसद यही है कि वो फ्लाइट ऑपरेशन के लिए जो रिस्क है वो भी उतना ही बढ़ जाता है। गो के इससे चांस बहुत कम होता है, इम्कान के खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, जबकि इसका ये मतलब नहीं है कि हादसे नहीं हुए हैं। माजी में हादसे हुए हैं जिसमें जाने भी ज़ाया हुई हैं, लेकिन वो चूंकि उसका एहतमाल जितना भी कम हो, लाइक लेस देन 1% होता है, लेकिन इवन देन वो चूंकि इंसानी जाने इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए हमें पूरी जोर लगा देना चाहिए कि इसका एहतमाल न रहे। अच्छा सैफ, इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके मुझे लगता है। एक तो लोगों के एंड पे है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि सोशल अवेयरनेस हो, लोगों को खुद से पता हो कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, वो इन आलाइशों को खुद से ठिकाने लगाएं। दूसरा फिर उन इदारों की जिम्मेदारी है जो कुछ शहरों में इफेक्टिव होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, वी ऑल नो। तो इसमें ज़्यादा रोल एक तो आपके ख्याल में किसका है, नंबर वन,
और नंबर 2, जब इदारों के किरदार की बात आती है तो फिर इसमें कोऑर्डिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके इदारे की और दीगर इदारों की, ताकि एक कलेक्टिव एफर्ट हो इस सूरत हाल में इससे बचने के लिए? देखिए, चूंकि सिविल एविएशन का इदारा जो है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि फ्लाइट ऑपरेशंस जो मुल्क में शहरी आबादी है उसको सेफ्टी उसकी यकीनी बनाए। तो उसमें इनिशिएटिव हमारा ही होता है। अब इस बर्ड हिट्स के हवाले से, बर्ड स्ट्राइक्स के हवाले से 3 इसको कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। एक है ऑन दी एयरपोर्ट, नियर द एयरपोर्ट एंड अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नियर। हम जो बात कर रहे हैं वो नियर द एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं कि एयरपोर्ट के आसपास। और जब आपने कहा कि दूसरे इदारे, तो वो जो लोकल गवर्नमेंट्स के जो सिविक एजेंसीज जिसे कह लें कि जो हमारे हैं इदारे हैं जिनका ताल्लुक है सफाई सुथराई और इन सब चीज़ों से, उनको हम ऑन बोर्ड लेते हैं। सिविल एविएशन की अपनी इन्वायरमेंटल कमेटी मीटिंग्स होती हैं, उनके एहलकार हैं जो कि डोर टू डोर जाके और इन दफातर जो ये लोग हैं इनसे मीटिंग होती है और इनसे कोऑर्डिनेट करते हैं कि इन दिनों में ख़ास तौर पर ये एक्स्ट्रा जो है वो विजिलेंट हो जाएं। और डोर टू डोर कैंपेन्स होती हैं। मैं यहाँ भी बताते चलूँ इसी सवाल की वजह से कि डोर टू डोर कैंपेन्स भी होती हैं और हम दुकानों पर जाकर और कैफेज रेस्टोरेंट्स पे जाके लोगों को ये अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं कि बज़ाहिर तो आप नज़र आता है कि एक परिंदा है और एक बहुत बड़ा जहाज़ है, शायद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है और इसीलिए उन्हें बताया जाता है कि हम इतनी एफर्ट लगा रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास आ रहे हैं। तो यस, सिविल एविएशन जो है वो जो दूसरे इदारे हैं, जैसे मैंने कहा सिविक एजेंसीज हैं और लॉ एनफोर्समेंट वाले भी हैं, उनके साथ मिलकर हम पूरा जोर लगाते हैं कि ये मैसेज जो है लोगों तक पहुंचे और इसका इम्पैक्ट हो। जैसे आपने खुद भी कहा, एक चैलेंज है। ऑब्वियसली कैंपेन से दो के इम्पैक्ट आता है, बट ये एक पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हैं और आई गेस कि जब तक पब्लिक खुद भी इसमें एफर्ट पुट नहीं करेगी, आप लोगों की कैंपेन्स या उससे भी दो के बहुत एक मिनिमम सा इम्पैक्ट आता है। सो इसमें इसको मजीद इम्पैक्टफुल करने के लिए, ऑब्वियसली लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, क्या सिर्फ ईद के करीब इस तरह की चीज़ों को आप लोग हाईलाइट करते हैं या ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर भी आप लोगों की कैंपेन्स का हिस्सा होता है कि आप लोगों को बताएं कि चाहे ये कुर्बानी के मामलात हों या दीगर जगहों पे भी? कुछ लोग मैंने देखा सदके वाले सिस्टम में भी कुछ इस तरह की चीज़ें फेंकते हैं परिंदों के लिए, तो वो भी जो कह लें खुदा ना खास्ता नुकसानदेह चीज़ हो सकती है। जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। ये जो कैंपेन है इन वन और दी अदर फॉर्म सारा साल जारी रहती है, बट इट इज़ ओनली जब ये जून जुलाई और ये मॉनसून और अगर ईद इस दौरान है तो उसमें ये फिर फुल स्विंग पे आ जाती है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ की, इन्वायरमेंटल कंट्रोल कमेटीज़ और जो लोकल हुकूमती इदारे हैं उनके दरमियान ये कोऑर्डिनेशन साल भर जारी रहता है, बट ये हाईलाइट होता है जब ये मॉनसून और ईद आती है तो ये हाईलाइट हो जाता है और हम इसको मास लेवल पे ले जाते हैं, सोशल मीडिया पे ले जाते हैं, टेलीविजन में टिकट्स चलाकर, अखबारों में इश्तिहार देकर, अपनी सिविल एविएशन की ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स पे जाकर लोगों से अपील करते हैं। वहाँ पे हमारे लाखों फॉलोअर्स हैं, तो वी ट्राई टू डू व्हाट, हम पूरी कोशिश करते हैं जो हमारे बस में है वो कर सकते हैं। और ये तो हम अभी सिर्फ बाहर की बात कर रहे हैं कि परिंदों को दूर रखने के लिए वो एक बिल्कुल अलग चैप्टर है जो एयरपोर्ट के अंदर हो रहा होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जी। एयरपोर्ट पे जो सिविल एविएशन है, उनको जो फ्लाइट ऑपरेशंस है उससे बहुत सारी चीज़ें उसे मुतासर कर सकती हैं। उसमें वन ऑफ द रीजंस जो हम ये आलाइशें फेंकते हैं रिहायशी जगहों पे, एयरपोर्ट के आसपास परिंदे आते हैं और फ्लाइट ऑपरेशन उससे मुतासर हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इस हवाले से अवेयर रहें कि ये एक परिंदा एक बहुत बड़े जहाज को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सो लेट्स होप कि आज के इस टॉपिक का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा। और दुनिया भर में जो सिविलाइज वर्ल्ड है उसके अंदर लोगों के अपने अंदर ये सेंस मौजूद होती है और साथ फिर इदारे यकीनी तौर पे काम करते हैं, इफेक्टिवली काम करते हैं कि वो जल्दी से नालाइशों को संभालें, साफ करें। तो आप कोशिश करें कि आप इदारों के लिए यकीनी बनाएं कि वो उनके लिए फिजिबल हो नालाइशों को उठाना और लेकर जाना, और इदारे फिर इसकी कोशिश करें कि ये अमल जितना प्रॉम्प्ट हो सके, क्योंकि जारी बात है आबादी बड़ी है, वसाइल कम है, तो मुश्किलात हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना हो। आप अपना किरदार ज़रूर अदा कीजिएगा, हमारा काम था आपको याद कराना, ये भी बहुत ज़रूरी था। सो वंस अगेन थैंकिंग सैफुल्लाह साहब। एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं और प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मौका कोई भी हो, सयाहत हमारे प्रोग्राम में स्पेशल अहमियत का हामिल है, खास अहमियत का हामिल है। आज भी हम सयाहत की बात करेंगे और आज सयाहत में बात करें भी हम तुर्की के हवाले से। तुर्की सयाहत के हवाले से क्यों मुमताज़ है, क्यों शोहरत रखता है, इस बारे में वकार अहमद मलिक साहब और फरूख सुहेल गोइंदी साहब सेगमेंट माइंड मैटर्स में बात कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। मेरे साथ फरूख सुहेल गोइंदी साहब हैं। उन्होंने एक बड़ी कमाल किताब है उनकी, मैं हूं जहांगर्द। अच्छा, हकीकी मानों में हैं भी जहांगर्द, पूरी दुनिया घूमे हैं। मेरा जिनसे सवाल है वो ये है कि जो मैं पाकिस्तान में घूमता हूँ और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों को मिलता हूँ, तो जिस इलाके में भी कोई ऐसा फ़र्द मिलता है जो कि फ़रूख सुहेल गोइंदी साहब का कोई जिक्र निकलता है तो वो कहते हैं तुर्की वाले फ़रूख सुहेल गोइंदी। तो मुझे समझ नहीं आती कि तुर्की और फ़रूख सुहेल गोइंदी ये दो नाम आपस में कुछ ऐसे जुड़ गए हैं। एक जहांगर्द के साथ वैसे अमूमी तौर पे कहते हैं कि खैमा जो है वो एक जहांगर्द ज़्यादा देर लगाता नहीं है, जैसे ही घास जो है वो थोड़ा बढ़ना शुरू होती है तो अपना खैमा आगे ले जाता है। ये जहांगर्द जो है इन्होंने खैमा जो है कुछ ज़्यादा अरसा जो है वो तुर्की में लगाया और ज़्यादा अरसा से मुराद कुछ 40 साल से एक वाबस्तगी इस नाम के साथ। मेरे साथ इस वक्त मेहमान है फ़रूख सुहेल गोइंदी साहब। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं, आपने किताब लिखी मैं हूँ जहांगर्द, बहुत ही कमाल किताब है और 83 में आपने वो जो सफ़र इख्तियार किया उस वक्त यूरोप का, बहुत सारे ममालिक में आप गए। ये क्या वजह है कि मैं सून से केसर जाऊँ या मैं शुमाल जाऊँ, फ़रूख सुहेल गोइंदी जो है, इवन तार साहब के साथ भी अगर बैठे हूँ तो कहते हैं हाँ वो यार वो बात सुनो, वो जो तुर्की वाले फ़रूख सुहेल गोइंदी हैं, ये तुर्की वाले फ़रूख सुहेल गोइंदी क्यों? देखें, ये बड़ी अहम बात है कि मैंने 100 मुल्क देखे हैं दुनिया के, तो कई मुल्क बार बार देखे। तुर्की 60 दफा गया हूँ, ठीक है, एंट्री मेरी। जब मैं छोटा था तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनना था मिडल ईस्ट, ठीक है। मिडल ईस्ट के बाद टर्की बन गया। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर करके फारग हो रहा था तो मेरे प्रोफेसर हसन अस्की साहब ने कहा था 3 काम करना। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाओगे, टीवी पे कॉन्फ्रेंसेस पे 3 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं होता, जल्दी बोलना, ज्यादा बोलना, ठीक है। दूसरा, हिंदुस्तान में क्लैप ना लेना, और एक ये बड़ी अहम बात है, हिंदुस्तान में क्लैप ना लेना। मैं तो खामोशी हो गया। हाँ। तीसरा उन्होंने कहा कि फरूख एक सब्जेक्ट बना लो। पाकिस्तान में लिखने वालों का एक सब्जेक्ट नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा मेरा टर्की है, मैं टर्की जा चुका था जब यूनिवर्सिटी गया, तो टर्की पे मैंने इतना पढ़ा, इतना लिखा कि अब बीबीसी हो, CNN हो, वॉइस ऑफ अमेरिका हो, सून वैली हो, ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और मैंने इससे लर्न किया और पाकिस्तानियों को बताया कि टर्की ये है। तो उस वक्त बताया। अच्छा, फिर मेरा विजन था, जब मैं पहली दफा टर्की गया तो मैंने कहा ओह ये तो टेक ऑफ कर रहा है ये इस्लामी ममालिक में से। 83 में मैंने देखा कि टर्की एडवांस मुल्क है। तो मैंने एज ए राइटर, एज ए रिसर्चर इसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाया, यानी स्पेशलाइजेशन की। जैसे डॉक्टर डर्मेटोलॉजी होता है और गायनाकोलॉजी होता है या कार्डिक होता है, तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है। मेरे से तुर्क लीडर भी पूछते हैं कि तुर्की का क्या बनेगा। ये एक ऑनर है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो तुर्की का जो अदब है जिसमें बहुत बड़े नाम है, औरान पामुक से लेके यशार कमाल से लेके इस तरह के बहुत सारे, हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे नाम भी पाकिस्तान में आए जिसकी वजह आप बने। हाँ जी, मेरा ख्याल माजरत के साथ 5-6 नामों के अलावा जो मुतारफ थे, अजीज नेसन थे, वो शेख साहब होते थे हमारे एक दोस्त तुर्की पे, वो भी बड़ा काम करते थे। उन्होंने अजीज नेसन और 1-2 तर्जमा किया। ये नाजिम हिकमत लेफ्ट ने कर दिया, कम्युनिस्टों ने कर दिया, सीधी बात है। हाँ। फैज साहब के हवाले से मन्नू भाई ने। जब मैंने पब्लिकेशन का मैंने कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया तो मैंने ऐसे राइटर मुतारिफ कराए जो ओरहान पामुक से कम नहीं है। यशार कमाल, पाकिस्तान के राइटर्स को सिर्फ मैंने एक बंदा देखा था, यशार को जानने से मेरे से पहले तारड़ साहब थे, चूंकि ही इज ए वेल रेड पर्सन, खाली वेल राइटर नहीं है। तो मैंने अब अदालत ओलो मुतारफ कराई, एक ऐसी राइटर हैं, बड़े राइटर हैं। ओरहान कमाल, जिसको ओरहान पामुक भी अपना उस्ताद मानता है। तकरीबन 50-60 ऐसे बड़े राइटर मैंने मुतारफ करा दिए, क्योंकि मेरा टर्की पे अपना एक इंटरेस्ट था। वो मैं लिटरेचर का आदमी नहीं, लेकिन मुझे ये पता था कि टर्की में मुतारफ कौन से हैं जो बड़े राइटर। अब देखे ना, एलिफ शफक इतनी बड़ी राइटर नहीं है टर्की के अंदर उस तरह, ये वहां की वो है जन्नत के पत्तों की तरह, ये सेकुलर है। तो लेकिन दूसरे हैं, अहमद उम्मीद हैं, उनकी किताब बाबे इसरार, इनकी 40 रूल्स ऑफ राज से कहीं अच्छी है। तो मैंने फिर अपने नॉलेज की, जैसे इस्लाम का एक बहुत शानदार फार्मूला है, मैं कहूँगा कि इर्तिकाज़ दौलत गुनाह है, इसी तरह मैं इर्तिकाज़ इल्म को गुनाह समझता हूँ। ये दौलत है, इसको भी मैं शेयर करता हूँ। तो टर्की के अदब को मुतारफ कराने में मैंने मेरा ख्याल सारे नाम मुतारफ करवाए। ये मेरे लिए एक ऑनर है, हम कह रहा हूँ।
तो आप थोड़ा सा ये भी रहनुमाई कर दीजिए नाजरीन की, क्योंकि हमारे यहाँ जो सियाहत के हवाले से एक रुझान नज़र आया पाकिस्तान में कि लोग तुर्की जाते हैं, और आप क्योंकि वहाँ पे रहते भी हैं, तो आप क्या समझते हैं वो कोई ऐसी गलती या ये कंसंट्रेशन जो इनकी है वो कोई ख़ास पर्टिकुलर एरियाज़ पे होती है, जबकि बहुत अच्छे एरियाज़ अगर ये मिस कर जाते हों, कुछ इस तरह की चीज़ें ऑब्जर्वेशन है आपकी? हाँ जी, मैंने तुर्की के बहुत बड़े बड़े टूरिस्ट ऑपरेटर से पूछा, हर टूरिस्ट का अपना इंटरेस्ट है। रशियंस बीचेस पे जाते हैं, ठीक है, अरब्स शॉपिंग पे जाते हैं, ठीक है, और रशियन 67% उनकी सोर्स ऑफ इनकम है टूरिज्म में। 36 अरब डॉलर है तुर्की की सालाना इनकम, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री है। ग्रीस, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, ये मुल्क सारे ऐसे ही हैं, सियाहत का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो पाकिस्तानी मसाजिद में जाते हैं, मज़ार ढूंढते हैं, या फिर एंड पे आके कहते हैं पाकिस्तानी खाना कहाँ से मिलेगा, तुर्की में जाके पाकिस्तानी खाना खाएंगे, और फिर इनके बारे में मशहूर है बार्गेनिंग करेंगे। तुगरल का मकबरा मैं खुद गया, कई साल नहीं गया, मेरे बहुत करीब है जहां मैं तुर्की में रहता हूँ। 1.5 साल पहले का मैंने बेगम कहा चलो मैं गाड़ी मोड़ता हूँ, मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ तुर्की में, तो मैं कहा तुगरल नहीं है अगर वहां पाकिस्तानी नहीं है, तो देखा 10-12 पाकिस्तानी बकायदा बच्चे मांग रहे थे, काके मांग रहे थे, कराची के सेठ बिजनेस मांग रहे थे, और बाकी वहां तुर्क 2-4 ही थे। तो पाकिस्तानी 3-4 एक आए, 3-4 एक आए। पाकिस्तानी इमोशनल है ना, जल्द मुतासर होने वाले हैं, तहकीक भी हमारा नहीं है, तो वो तुर्क पाकिस्तानी का इंटरेस्ट वहां पर तारीख पर बस अया सोफिया तक है, दोलमाबाशी पैलेस देख लिया, वो भी है जो बताते नहीं है, वो यहाँ नहीं बताते, जो वहाँ चूंकि लिबरल सोसाइटी वो नहीं बताते। जी, मेरा सवाल ये है कि जहाँ हम मकामी सियाहत की भी बात करते हैं, तो जब हम शुमाल के हवाले से बात करते हैं तो दोनों तरह के रवैये सामने आते हैं। चलें, जिस तरह के जिसको हम कहते हैं सयाह या टूरिस्ट या ट्रैवलर, जो कि हकीकी माना में ट्रैवलर है, वो पिकनिक टाइप वाला नहीं है। ट्रैवलर जो है वो पाकिस्तान में शुमाल में जाता है तो वो आटे में नमक के बराबर ही होगा थोड़ा, लेकिन ये जो नमक के बराबर है, ये नमक से थोड़ा है, इस तरह का जो टूरिस्ट है, इसके हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी रहनुमाई करें कि तुर्की में कोई ऐसी चीज़ जो कि जनरली इतना मशहूर ना हो लेकिन वो देखनी चाहिए। देखिए, तुर्की में तो दुनिया का क्रॉस रोड है। मेसोपोटामिया वहां आपको मिलेगा, ग्रीस वहां आपको मिलेगा, तहजीब की बात कर रहा हूँ, ईरान वहां, पर्शिया वहां से मिलेगा। तुर्की में मेरी तो इंटरेस्ट है अरारात माउंटेन को मैं बार बार देखता हूँ, मेरा इश्क है उस खित्ते से, और वहाँ के अंदर पुरानी तहजीबों के आसार, आर्मीनिया का। फिर दुनिया की पहली बस्ती वहाँ पे है काराहान तेपे, जो भी टूरिस्ट के लिए नहीं खुली, मुझे ले गए मेरे मुकामी दोस्त, जो मेसोपोटामिया का आखिरी सिरा है, 14,000 साल पुरानी, जिसने इंसानी फिक्र के सारे फलसफे को बदल के रख दिया। उससे पहले गोबैकली तपे है जो 12,000 साल पुराने हैं। तो हम पाकिस्तानियों को चाहिए कि लर्न करें कि तुर्की की तारीख तहजीब क्या है। अच्छा, तुर्की की तारीख तुर्कों तक नहीं है, यही उनकी है। वो हेटाइट्स को भी ओन करते हैं, वो रोमन्स को भी, बैजेंटीनियंस को भी, और प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी करते हैं। तुर्की के अंदर देखने के लिए कुदरती नज़ारे भी शानदार हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। मैं जब गिलगित स्कर्दू गया तो मैंने कहा आइंदा मैं कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। मैं पुलिस रात से गुजर कर सियाहत करने पर यकीन नहीं रखता। तो तुर्की का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वरना कोई हमारे से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। सड़कें उनकी जदीद हैं, इसलिए सहूलतें हैं, इसलिए कि आप कुदरती नज़ारे देखें और किसी किस्म का भी देख लें। फिर यह कि मौलाना रूम का मज़ार के अलावा, अब वो हम बड़ा मानते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर वो फारसी खित्तों के मौलाना रूम है। तुर्की में यूनुस एमरे हैं, लेकिन बेक्ताश वली जो तुर्कों का आज भी एक किस्म का जिंदा वली है। फिर अतातुर्क का मकबरा तो देखें एक दफा। अगर कहते हैं आजकल बड़ा फैशन है आई लव टर्की, तो आज का टर्की, मैंने कहा कि सबसे बड़ा बाबा कबर जिना दी जीवे वो अतातुर्क हैं, वो उनके लिए बाप है जो मास्टर करता है। बच्चा आप देखेंगे हजारों जो डिग्री लेता है वहां जाता है, और हिजाब वाला भी ये गलत प्रोपेगेंडा है, सूट वाला भी, और लोग रो रहे होते हैं वहां अतातुर्क की कब्र पर, इतनी अकीदत है। जहां तक मैं आपकी बात को समझूं, जो मेरा सवाल था और उसके जवाब से मैं नतीजा खस किया है, आपने अपनी इस किताब में भी जब आप सफ़र इख्तियार करते हैं तो आप कहते हैं कि पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी और मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में गया। अच्छा, मेरा भी ये होता है कि बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप मिसाल के तौर पर तुर्की जा रहे हैं, आप तुर्की में आर्कियोलॉजी का पूरा एक शोबा लहदा होगा, हिस्ट्री का लहदा होगा, लैंडस्केप का लहदा होगा, आपका जो भी शोबा है, तो उस हवाले से अब तो कंटेंट और जो इन्फॉर्मेशन है उसकी कोई रुकावट है नहीं। तो सिर्फ एक चीज़ की, जिस तरह वो पुराने ज़माने का भी गोरा और तो जितने भी सयाह थे, इनका सिर्फ एक बहुत ही नुमाया आदत होती थी कि ये जहाँ भी जाते थे बहुत ज़्यादा पढ़ के जाते थे, जो कि हमारे यहाँ रवायत कम है। तो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ जो मैंने आपसे की लिया वो यही है कि नाजरीन को भी, कि जब भी आप किसी जगह पे जाते हैं, चाहे तुर्की जाएं, वो जो भी आपका शोबा है उससे मुकम्मल तौर पे पढ़ लें और उसके बाद जाएं।
और बड़ी अहम बात है। मैं तो इवन किसी मुल्क जाऊं, मतलब तुर्की के अंदर, तो मुझे पता होता है कि जो सिकंदर कबाब है तुर्की में सबसे पहले कहाँ बना। मेरे लिए वो सिकंदर कबाब बिल्कुल बिल्कुल रबिश है जो आम बिक रहा होता है। मैं एक खास दुकान है जिसका जिक्र नहीं किया, चूंकि एक किताब मेरी आने वाली है कैफेस पे, जो दुनिया के कैफेस जिन्होंने इंकलाब बर्पा कर दिया, जहां मैं खुद गया, खान कैफे है जैसे बैरूत की, तो मैं पढ़ कर जाता हूँ। और जो टूरिस्ट होता है पढ़ के जाता है, और यकीनन पढ़कर जाना चाहिए किसी भी शोबे में। आपने मसाजिद देखनी है, मज़ारात देखने हैं। मेरे से अक्सर लोग आते हैं, कल भी एक साहब डेनमार्क से आए थे मेरे पास किताब लेने, शुएब बिन अजीज साहब ने कहा तो कौन सी किताब, मैं कहा इसमें से तुर्की के 300 सफ़े पढ़ लें, अब इसके अंदर से आपने जाओ देखना देखने, तो पढ़कर जाने से। और जो सियाहत है, मेरा एक जुमला है, ये इस पर मैंने कॉलम भी लिखे थे, जहां मेरा किताब का इल्म खत्म होता है या मैं अपने आप को तशनगी होती है, फिर मैं मुशाहदे के इल्म पर यकीन रखता हूँ। तो मुशाहदा सबसे बड़ा इल्म है। थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, बात यह है कि एक दफ़ा हुंजा में कुछ एक फैमिली थी, 3-4 लोग थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ देखने को क्या है, और एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे वो खड़े हुए थे उसकी एक साइड पे राका पोशी थी, एक साइड पे उल्तर पीक थी, बिल्कुल उनके साइड पे गोल्डन या स्पंतिक थी, और वो दुनिया की एक खूबसूरत तरीन वैली में भी खड़े हुए थे, सामने उनके लेडी फिंगर भी थी। अच्छा, इन तमाम दुनिया के 7,000 में घिरे हुए खूबसूरत वादी के अंदर अगर एक बंदा आपसे पूछ रहा है कि यहाँ देखने को क्या है, तो आप समझ जाइए कि उसका मुताला जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, और वो बस उसने पैसे ज़ाया किए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह की सियाहत कीजिए, लेकिन उससे पहले मुताला ज़रूर कीजिए। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आ गई वो खबर जिसका बहुत से लोगों को इंतजार था। हम बात करें क्रिकेट की, इनफैक्ट आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जिसकी ट्रॉफी तो कहीं स्पेस से होके आ रही है, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक भारत में होगा। इवेंट का सबसे बड़ा पाक भारत मुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। एज वी मेंशन अर्मला, आईसीसी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी है उसकी खला में रुनुमाई कर दी गई है। आमीन, ये भी होना था। 1,20,000 फीट की बुलंदी तक इस ट्रॉफी को ले जाया गया। दर्जा हरारत -65 डिग्री सेंटीग्रेड था, और सेक्रेटरी बीसीसीआई जय शाह साहब कहते हैं कि किसी भी टूर्नामेंट की ये पहली ऑफिशियल ट्रॉफी है जिसे खला में भेजा गया। बिल्कुल, गुब्बारा कैमरों से तस्वीर के बाद ट्रॉफी को अहमदाबाद के स्टेडियम में उतारा गया, और आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी 31 जुलाई से 4 अगस्त तक पाकिस्तान भी लाई जाएगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने आईसीसी को आगाह कर दिया है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम जो मुंबई का सफर है वो नहीं करेगी, वजह सिक्योरिटी खदशात बताए जा रहे हैं। इसी सारी सूरत हाल पे बात करते हैं, चूंकि वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी आ चुका है, ट्रॉफी भी खला से होकर आने वाली है अब तो। और ऐसे में मिर्जा साहब बहुत अरसे बाद हमारे शो पे आए। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया अरमला, आपका भी और इमरान का। आप लोग कैसे हैं? जानवर खरीद लिया आप लोगों ने? बिल्कुल मिर्जा साहब, अभी कीमतें पूछते फिर रहे हैं मिर्जा साहब। अभी तो हम कीमतें पूछते फिर रहे हैं। अल्लाह करे कोई मिल जाए। तो ये बताइए, कभी जिंदगी में आपने सोचा था क्रिकेट को इतना अरसे से कवर कर रहे हैं आप, कि क्रिकेट की ये जो ट्रॉफी है जो बड़ी तारीखी होती है हर बार, वो खलाओं से होके आएगी? कैसी फील है ये आपकी? एक कोई ना कोई आईसीसी नई चीज लेकर आती है, कोई ना कोई इनोवेशन क्रिएट करती है। लेकिन ये क्रिकेट की हिस्ट्री में पहला मौका है कि आईसीसी ट्रॉफी खला से होती हुई मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करेगी। 1975 में इमरान जब पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, जो वेस्ट इंडीज की टीम क्लाइव लॉयड की कप्तानी में जीती थी, उस वक्त तो एक आम सा प्रेसिडेंशियल कप जो है वो दे दिया जाता था। किसी के महमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में तकरीबन 48 बरस बाद ये ट्रॉफी खला से होती है और वर्ल्ड कप इतना पॉपुलर हो जाएगा, इतना फाइनेंशियली वाइबल हो जाएगा टीमों के लिए कि टीमें इसकी तैयारी करेंगे, लाखों डॉलर मिलेंगे टीमों को। तो मैं समझता हूँ कि एक नई इनोवेशन है जिसका क्रेडिट जाना चाहिए आईसीसी को। देयर इज नो डाउट इन दैट के जिसने भी सोचा, हम लोग तो सोचते हैं कि ऊपर से बंदे उतारते हैं। आपको याद होगा पीएसएल में जो है ना वो रस्सियों से बंदे नीचे उतरते हैं। ये तो मिर्जा साहब ये कह रहे थे, ये कई जय शाह वो अक्सर होते हैं ना, नए राफेल खरीदते हैं तो सामने लीमू रख रहे होते हैं। ये कोई ट्रिक ना होगी ऊपर जाएंगे तो हम जीतेंगे? किसी ऊपर इबादत के लिए ना गई हो? किसी साधु को उन्होंने भेज दिया ट्रॉफी। ठीक हो गया। अच्छा मिर्जा साहब, ये जो मैच वर्ल्ड कप का जो स्केड्यूल जारी हुआ है, ये भी हो सकता है। सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी, आप दोबारा बोलिएगा मिर्जा साहब, क्या कह रहे हैं आप?
मैं कह रहा हूँ कि जनाब अली ये तो इन्होंने किसी साधु को भेजा था ऊपर और वो नारंगी रंग के कपड़े पहन के वो खुफिया रहा और कुछ दुआएं की गई कि भारत वर्ल्ड कप जीत जाए 2011 के बाद से भारत वर्ल्ड कप नहीं जीता। यू नेवर नो, इट्स इंडिया, कुछ भी हो सकता है, यू आर राइट। अच्छा मिर्जा साहब, ये जो स्केड्यूल आया है, पहले तो पाकिस्तान अहमदाबाद के अंदर 15 अक्टूबर को सबसे जो कह ले सेंसेशनल मैच इस वर्ल्ड कप का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होने वाला है, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में। एग्जैक्टली, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में। सो हाउ डू यू सी पाकिस्तान की तैयारी और इंडिया को हराने का जो हमारा सबका ख्वाब है, उसके लिए पाकिस्तान, आपको लगता है कि रेडी है पाकिस्तानी टीम? अरमला आप और इमरान, आपको याद होगा कि जो 2011 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मोहाली में खेला गया था और यहाँ पर अहमदाबाद में, जिस तरह इमरान भी कह रहे हैं, 1,32,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात। और गुजरात मुस्लिम कुछ फसादात के हवाले से भी पूरी दुनिया में शोहरत रखता है और वहां ये मैच कराना, जब नजम सेठी साहब पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे तो पाकिस्तान ने तहफ्फुजात का इजहार किया था कि आप अहमदाबाद के अलावा कहीं और करा लें। 2 मैचेस पे तहफ्फुजात का इजहार किया था, एक अहमदाबाद का और एक चेन्नई का। चेन्नई में पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुकाबला होगा और चेन्नई की जो पिच है वो स्पिनर्स के लिए बड़ी आइडियल है। और अफगानिस्तान के पास अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के पास जो स्पिनर्स हैं, राशिद खान है, मुजीबुर रहमान है, उनके अलावा नूर अहमद है, मोहम्मद नबी है, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। लेकिन अहमदाबाद में मैच कराना, मैं खुद हैरान हूँ। आईपीएल के जो मैचेस हो रहे थे, मैं देख रहा था, तो उन मैचेस में, चंद मैचेस में तमाशाई इतने वोलाटाइल थे कि वो अपनी जेब में नट बोल्ट लेकर आए हुए थे, वो खिलाड़ियों को मारते थे। तो अब पाकिस्तान, वो तो उनके अपने खिलाड़ी थे। अब पाकिस्तान का जब मैच होगा तो क्या एटमॉस्फेयर होगा उस स्टेडियम का? यकीनन 1,32,000 टिकट्स बिक जाएंगे, बड़ा मालिक। लेकिन मेरे ख्याल में एक नई जो है ना जहद भारत लेकर आ रहा है। अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो आप सोचें फिर अहमदाबाद में क्या हाल होगा। तो बहुत सारी चीजें है उसका निकलने का रखना चाहिए। मैंने कहा ये इतना बड़ा स्टेडियम जो मोदी साहब ने बनवाया था जब वो गुजरात के को हेड कर रहे थे, उसके वजीर आला थे, तो कोई पिछला दरवाजा बनवाया उन्होंने कि हम जीत की सूरत में, जहां से वो खुद भी निकले होंगे फसादात कराने के बाद और हमारी टीम निकल जाए जीत के? नहीं, पिछला दरवाजा तो नहीं है। अलबत्ता 2005 में मैं जब भारत के दौरे पर पाकिस्तानी टीम गई थी तो मैं कमेंट्री के लिए गया था अहमदाबाद में। उस वक्त तो स्टेडियम में इतनी कैपेसिटी नहीं, तकरीबन 40-45 हजार लोग थे। और उस वक्त नरेंद्र मोदी जो थे वो वजीर आला थे गुजरात के, तो वो रेडियो पाकिस्तान के कमेंट्री बॉक्स में अच्छे जेस्चर के लिए आए कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन अब अगर आप सही कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है, खुदा ना खास्ता कहीं हंगामे ना फूट पड़े, पाकिस्तान जीत जाए या खुदा न खास्ता पाकिस्तान हार जाए, तो क्या होगा? मैं तो हैरान हूँ। टीमों को कैसे लेकर जाएंगे होटल तक? ये सारे फैक्टर्स आईसीसी को मद्देनजर रखने चाहिए। नुकता आप उठा रहे हैं और आई वाज जस्ट थिंकिंग, जहां पे इतना बड़ा मॉब हो, इतनी बड़ी तादाद में लोग हों और वो बड़े क्रिकेट फैंस हों, और वो क्रिकेट फैंस क्या है, इंतहा पसंद है। इंडियंस तो हमने देखा है, उनके अंदर वो स्पोर्ट्समैनशिप तो बिल्कुल नहीं है। वो तो दुबई जैसे स्टेडियम्स के अंदर बड़ा सवाल बर्पा कर देते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होगा डेफिनेटली। आई होप कि क्रिकेट बोर्ड और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं खासतौर पर, वो भी इसको देख रहे हैं कि कैसे मेक श्योर किया जाए सिक्योरिटी को टीम की। अच्छा, जल्दी से हम जो बाकी हमारे मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया बड़ा टफ कंटेस्टेंट है, वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर के अंदर भी बहुत ऊपर है, फिर आगे इंग्लैंड आ रहा है। तो आप ओवरऑल कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की टीम के लिए कितना बड़ा इम्तिहान है, सीइंग द सेटअप दैट वी हैव, हमारा जो इस वक्त प्लेइंग 11 है? देखिए, पाकिस्तान के लिए जो है बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। एक तो पाकिस्तान भारत में खेल रहा होगा, पाकिस्तान के ग्रुप में अफगानिस्तान भी, आपको पता है क्या अफगानिस्तान ओवर तक जाता है। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की टीम बुरी नहीं है, उसके अलावा साउथ अफ्रीका से भी हमारा मैच है। तो इट विल बी अ टफ टाइम फॉर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। और मैं समझता हूँ जो टीम का कॉम्बिनेशन अभी तो नहीं बना है, अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कानूनी जंग जारी है। आज एक अदालत ने जो है अगस्त तक की डेट दे दी है, तो अगस्त तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो वेंटिलेटर पर रहेगा कि कौन चेयरमैन होगा। अहमद शहजाद फारूक राना साहब जो है वो कायम मुकाम चेयरमैन है। तो मसाइल तो बहुत है। Since you've been to India, since you've been to India, तो इंडिया में जब भी कोई टूर्नामेंट होता है उसमें ग्लैमर बड़ा ऐड हो जाता है। और पाकिस्तानी हमारे जो लड़के हैं, आपको याद होगा द ओल्ड शोएब अख्तर टाइम्स या इवन वसीम अकरम टाइम्स एंड सुष्मिता सेन टाइम्स, तो पाकिस्तानी लड़के जो हैं वो थोड़े से वो कहते हैं ना डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं उस ग्लैमर से। तो हाउ यू सी, कुछ ऐसा भी एक्सपेक्ट करें हम? इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, बॉलीवुड इज देयर।
बिल्कुल ग्लैमर होगा, लेकिन इन पर गहरी नजर रखी जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सिक्योरिटी मैनेजर जाएगा वो जरूर देखेगा। आपको याद है आखिरी मर्तबा 7 साल पहले पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया था 2016 के T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए। वो शाहिद आफरीदी का एज अ कैप्टन आखिरी टूर्नामेंट था और पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका था, बड़ा प्रेशर। तो अब इस दफा देखते हैं कि पारेगा। आपको पता है हनी ट्रैप तो कहता है, लेकिन अब इतनी ज्यादा सख्ती होगी इमरान के कोई खिलाड़ी के कमरे में दाखिल नहीं हो सकता, नीचे आके नहीं मिल सकता, कैमरे लगे हुए, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी ज़हनी तौर पर टेंशन में जरूर होंगे। टेंशन में होंगे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया और आपको एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद पे आपसे चाहे बात ना हो, लेकिन हमने अपनी तरफ से आपको ईद मुबारक खाते हुए मैं याद रखिएगा मिर्जा साहब, गोश्त खाते हुए हम भी आपको याद रखेंगे। गोश्त नहीं, बारबेक्यू। यस यस, चलें जी मिर्जा इकबाल बेग साहब कुछ कह रहे जी। दोनों को भी ईद मुबारक, आप दोनों को भी ईद मुबारक। थैंक यू बकरे की जान रख लीजिएगा, बाद में मुझे पार्सल कर जरूर 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 जरूर। डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और हम इस पे ऑफ एंड ऑन बात करते रहेंगे। जो ही मदर ऑफ ऑल द इवेंट्स आईसीसी वर्ल्ड कप सामने आ रहा है तो हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ती जाएगी, हम इस पे बात भी करते रहेंगे और उम्मीद है कि अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स इस पे सामने आएंगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। आज सिर्फ हम ईद की बातें कर रहे हैं और ईद कुर्बा आपको पता है आ चुकी है, बल्कि कल का दिन है और पाकिस्तान में कल आपको पता है ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। ईद उल अज़हा के मौके पे जी घरों में गोश्त के पकवान बनते हैं। कुछ लोग गोश्त खाने से घबराते हैं, कुछ लोग, कौन लोग हैं वो? नहीं बहुत सारे लोग हैं, आई एम वन ऑफ दोस्त। अच्छा, लेकिन कुछ बहुत खूब हाथ साफ करते हैं और गोश्त खाने में बिल्कुल एतदाल का मुजाहरा नहीं करते और फिर बाद में जो उनको डाइजेस्टिव सिस्टम के मसाइल होते हैं, एसिडिटी होती है, कुछ मैदे में जलन होती है, पेट में दर्द शुरू हो जाती है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिससे वो डॉक्टर्स के पास फिर जाते हैं। और कुर्बानी का गोश्त अगर आप ज्यादा मिकदार में खाते हैं तो आपको क्या आप पढ़ रही हैं जिससे मुझे लग रहा है किसी हकीम का इश्तिहार देख रहा हूं। तो बेटा आपको आप जैसे लोगों को हकीमों की जरूरत पड़ती है, ऐसी बीमारियां पड़े जा रही हैं, मैदे में जलन, जनाब ऐसे ही मसाइल होते हैं। तो कुर्बानी का गोश्त खाने में क्या तदबीर होनी चाहिए। बहुत ज्यादा मिकदार में गोश्त खाना बहुत नुकसानदेह भी हो सकता है, इसी पे आज हम बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ सारा फारूकी मौजूद है, हमारे ग़िज़ाइयत है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सारा, बहुत शुक्रिया। सारा मैंने किसी हकीम का इश्तिहार तो नहीं बताया, आपके पास तो ऐसे बहुत सारे मसले आते होंगे ईद के दिनों में, तो आप बताएं कि मैं सही कह रही थी या गलत? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ख़ास तौर पे ईद वाले दिनों में लोगों का खाना पीना इतना ज़्यादा हो जाता है, ख़ास तौर पे गोश्त का इतना ज़्यादा इंटेक हो जाता है कि बाद में फिर जो पेट के मसाइल हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं और उसको लेके फिर लोग ज़्यादातर डॉक्टर्स को विज़िट कर रहे होते हैं या मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं। तो इस सिलसिले में मैं यही आपको कहना चाहूँगी कि गोश्त का इस्तेमाल करें, आप ज़रूर करें, लेकिन थोड़ा सा जिसे कहते हैं कंट्रोल्ड अमाउंट में खाएं। इतना ज़्यादा क्वांटिटी में डेली बेसिस से उसका इंटेक ना करें। ख़ास तौर पे ईद के दिनों में हमारा हाथ रुकता नहीं है, हम लोग लंच भी कर रहे हैं, डिनर भी कर रहे हैं, हमारी पार्टीज चल रही होती हैं पार्टीज चल रही होती हैं, तो उसमें आपका जो खाना पीना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उससे फिर यही है कि स्टमक के इश्यूज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताइए, हम 2 दिन से पहले भी हमने 1-2 बार डिस्कस किया है, वो है ये जो गोश्त जब करता है कसाई तो कहते हैं कि गोश्त को एक टाइम चाहिए होता है अपनी उसमें से ब्लड वगैरह निकलने के लिए, अपनी जगह पे आने के लिए। आपकी साइंस क्या कहती है, क्या वाकई गोश्त को वक्त चाहिए और उसके बाद उसको फ्रीज किया जाना चाहिए? इस बारे में हमें टेक्निकली बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जब आपके घर गोश्त आ जाता है, फॉर एग्जांपल अब उसमें से जो है ब्लड वो कम्प्लीटली निकल चुका है, तो आपने सबसे पहले उसको अच्छे तरीके से वॉश करना है और कोशिश करें कि जो यूटेंसिल्स आप यूज़ कर रहे हैं गोश्त की कटिंग के लिए वो आप अलग रखें बाकी चीज़ों से। कई दफ़ा एक ही तरह के जो है नाइफ़ और यूटेंसिल्स आप यूज़ कर रहे होते हैं फॉर एवरीथिंग, गोश्त के लिए भी दूसरी चीज़ों के लिए भी, तो उससे क्या होता है कि बैक्टीरियल कंटामिनेशन बहुत आसानी से हो जाती है और फिर इससे स्टमक के मसाइल बढ़ जाते हैं। फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा लोगों में देखी जाती है, तो इसीलिए क्योंकि आप एक ही तरह की जो है चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमेशा गोश्त को सेपरेट रखें, उसके लिए जो आप चीज़ें इस्तेमाल करें कटिंग वगैरह के लिए वो भी आप सेपरेट रखें, उसको अच्छे तरीके से वॉश करें और उसको अच्छे तरीके से ड्राई करके सेपरेट कंटेनर्स में आपने उसको बंद करके फिर आपने उसको जो है आपने रेफ्रिजरेट करना है या फ्रीज़ करना है वो आप कर सकते हैं। और जो भी गोश्त की टाइप्स हैं उनको भी अलग अलग कंटेनर्स में ही बंद करना चाहिए। कई दफ़ा अगर पानी थोड़ा बहुत रह गया है उस कंटेनर के अंदर तो तब भी जो है बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है और बाद में अगर आप उस गोश्त को खाएंगे भी, कंज्यूम करेंगे तो फूड पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं या कोई और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा सारा, नॉर्मली हमारे यहाँ गोश्त का जो पकाने का तरीका होता है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है मुख्तलिफ घरों में।
कुछ लोग उसको इतना प्रॉपरली नहीं पकाते, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पका लेते हैं। गोश्त को कुक करने के लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं कि किस तरह से कुक करना चाहिए? उसमें मसाले या उसकी जो टेंडरनेस है वो किस तरह से होनी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ जिस तरह का हमारा पाकिस्तानी कुजीन है, हम लोग मसालों के बगैर तो रह नहीं सकते, जो सीधी सी बात है। अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं आप उसे स्टीम फॉर्म में खाएं या आप उसे बगैर मसालों के खाएं, तो ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा। लोग घरों में जो है मसालों का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। थिंग इज़ कि आपने जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मसालों का यूज़ भी नहीं करना। नेचुरल मसाले जैसे टर्मरिक वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप दूसरे मसाले भी यूज़ कर रहे हैं तो वो कम से कम मिकदार में आप यूज़ करें, लाजमी करें। सालन वगैरह में भी आप यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप ग्रिल करना चाहते हैं तो उस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि आपने क्वांटिटी जो है बस देखना है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में भी मसाले ना यूज़ करें, कि फिर वही बात है कि स्टमक में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, लोगों को एसिडिटी होने लग जाती है या ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है और इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना और इतना भी अंडर कुक नहीं करना कि वो कच्चा पका रहे। जैसे कई लोग जो है मीडियम रेयर या इस तरह की फॉर्म में भी जो है लोग पसंद करते हैं, खाते हैं, तो उसमें भी बैक्टीरियल कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं। तो बच्चों के लिए कोई खास एहतियात खाने के जो आप रिकमेंड करें ईद पे? बच्चों के लिए भी गोश्त का इस्तेमाल उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना बड़ों के लिए है। तो कंट्रोल बस इस तरह से रखें कि आप जैसे हफ्ते में ना आपने 1 से 2 दफ़ा ही गोश्त का आप इस्तेमाल रखें। बाकी चिकन फ़िश तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब ये रेड मीट की बात आती है तो इसका ख़ासतौर पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। और फिर वही बात है कि भाई कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होगा, फिर आगे जाके ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा, हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पे अगर मैं सिर्फ इस गोश्त की मैं बात नहीं करूँगी, जैसे प्रोसेस्ड भी जो मार्केट से गोश्त आपको मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं नुकसानदेह हो सकता है हेल्थ के लिए, उसमें सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसमें एडिटिव्स एडेड होते हैं, क्योंकि वो प्रिजर्व करना होता है उन्होंने मीट को, तो उसमें एडिटिव्स ऐड करते हैं। अब उससे क्या होता है कि उसमें उन केमिकल्स की वजह से ना आपकी बॉडी में जिसे कहते हैं कि जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टमक के या इंटेस्टाइन के जो कैंसर है वो बढ़ने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। ठीक है। सारा एक सवाल हमारी नीचे टीम से आया है, उनका सवाल ये था कि पूरा दिन अगर हम गोश्त खाएं और रात को लेमनेड पी लें तो उसका असर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। उसका जो है पे होता भी नहीं है, नजर भी नहीं आता। हमने तजर्बे के लिए पूछा था। ये उसी तरह से किया है कि भाई जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हम लोग डाइट अगर कर रहे हैं उसमें हम लोग अगर डेली बेसिस पे ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, हम लेमन वाटर लें और वैसे ही अपनी डाइट लेते हैं, तो क्या उससे हमें फायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, आपने ये जो प्रिजर्व करने की बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। लोग स्पेशली आपको पता है, बल्कि मुझसे बेहतर पता होगा कि ईद के दिनों में फ्रीजर्स की खरीदारी बढ़ जाती, लोग फ्रीजर्स अलहदा से लेते हैं ताकि गोश्त को स्टोर किया जाए। कितने अरसे तक इस गोश्त को हम स्टोर करें तो ये अपनी जो ओरिजिनल न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बरकरार रखेगा? इस हवाले से जरा बताइए। अगर आप रेफ्रिजरेट कर रहे हैं ना तो 3 to 5 days आर इनफ, अगर आप रेफ्रिजरेट कर रहे हैं। और अगर आप उसको फ्रीज कर रहे हैं ना तो फिर 3 to 4 months 4 months तक मैक्सिमम आप उसको जो है वो कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और फिर आप उसको जो है कंज्यूम करें। कोशिश तो यही करें मैक्सिमम, मैं तो यही कहती हूँ कि भाई आप जितना लोगों में जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करें ईद वाले दिनों में तो ज़्यादा बेहतर है, मतलब अपनी फैमिलीज़ में और मतलब जिन लोगों को एक्चुअली ज़रूरत है उनमें आप डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन उसके अलावा अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो दिस इज द ओनली वे कि आप फ्रीजर में उसको 3 to 4 months के लिए जो है स्टोर कर सकते हैं। ओके, दिस इज द टाइम। लंबी डेट दे दी है सारा। हाँ ठीक है, तो सारा देगा। थैंक यू वेरी मच सारा, बहुत शुक्रिया। और आपको भी एडवांस में ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सारा फारूकी मौजूद थी, हमारे गजाइयत हमें बता रही थी कि आपने गोश्त खाना है, और वो तमाम लोग जो पूरा दिन गोश्त खाने के बाद सोचते हैं कि लेमनेट से असर होगा, तो नाजरीन नहीं होता। नहीं, लेमनेट कुछ नहीं करेगा, लेमनेट कुछ नहीं करेगा। सब्र करना पड़ेगा आपको, हाथ रोकना पड़ेगा और हेल्दी खाना पड़ेगा। गोश्त जरूर खाइए, कुर्बानी का मौका है, लेकिन हौसले से खाइए। और खास तौर पे भाई उन लोगों तक पहुंचा के आइए जिनको जरूरत है। सफेद पोश लोग लाइनों में लग के गोश्त लेने नहीं आते हैं, जो लाइनों में अक्सर लोग लेने आते हैं उनको भी जरूरत होती होगी, लेकिन वो ज्यादा हैबिचुअल होते हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं लोग ज्यादातर। तो प्लीज आप कोशिश करें कि खास तौर पे गांव देहातों में उन लोगों तक पहुंच के दे के आइए जिनको लगता है कि उनके घर में गोश्त कम बनता होगा या नहीं बनता होगा। ये हमारा इसका मैसेज है। बाकी के मैसेज हमने अपने ईद शोज के अंदर भी दिए हैं। बिल्कुल, अभी हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और भी बहुत कुछ हमारे शो में, सो देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक। दिस इज ईद इज गोइंग टू बी फुल ऑफ एक्साइटमेंट। हमने जैसा कि आपको कहा, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, इनफैक्ट कोशिश करते हैं कि वो हम कर लें। ईद की बहुत ज्यादा मुबारकबाद आपको। उम्मीद है हमारे ईद के शोज आपको बहुत अच्छे लगेंगे। हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, साथ हम आपका भरपूर देंगे और फिर वापस भी आएंगे इंशाल्लाह। ईद भरपूर तरीके से गुजारिएगा, दूसरों का ख्याल करके गुजारिएगा, पेट अपना समझ के गुजारिएगा और एंजॉय कीजिएगा। इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम हम बिल्कुल खत्म करते हैं और फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा हमारी ईद शोज का। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।